हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दिल्ली से रिलेटेड दिल्ली के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आज का आपके DSEU एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली की हिस्ट्री से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपका 2 से 3 पार्ट में रहेगा। हल्का सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट ईजी है। आपको आसानी से ये सभी याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली का इतिहास। दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली और समृद्ध है। इसका इतिहास कई हज़ार वर्षों पुराना है। तो दिल्ली का जो इतिहास है वो काफ़ी साल पुराना है, कई हज़ार वर्षों पुराना है। दिल्ली का सबसे प्राचीन उल्लेख प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में मिलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का प्राचीन उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये महाभारत के ग्रंथ में मिलता है। उस समय इसको योगिनीपुर एवं खंडप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। यानी दिल्ली को उस टाइम जब उसका दिल्ली का जो उल्लेख है वो महाभारत ग्रंथ में मिलता है, उस टाइम पर दिल्ली को योगिनीपुर या फिर खंडप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर पांडवों का शासन था। कौरवों और पांडवों के राज्य के बंटवारे के बाद यह क्षेत्र पांडवों को प्राप्त हुआ। यह जो राज्य था दिल्ली, ये पहले पांडवों का शासन था यहाँ पर। तो कौरव और पांडवों के बीच जब बंटवारा हुआ था राज्य का, तो ये जो क्षेत्र था दिल्ली का वो पांडवों को प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने जंगल के मूल निवासी नागों और तक्षकों को यहाँ से भगा दिया और जंगल को साफ करके इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। उस समय ये क्षेत्र अपनी समृद्धि के शिखर पर था। महाभारत महाकाव्य में इसे पृथ्वी का दूसरा स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इतने पैराग्राफ में से आपके 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। दिल्ली का सबसे प्राचीन उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? महाभारत के ग्रंथ में मिलता है। उस टाइम इसको क्या कहा जाता था? योगिनीपुर एवं खंडप्रस्थ कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, महाभारत महाकाव्य में दिल्ली को किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? तो पृथ्वी का द्वितीय स्वर्ग किसको कहा गया है? दिल्ली को कहा गया है। ये महाभारत महाकाव्य में कहा गया है दिल्ली को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ तत्कालीन 5 प्रस्थों में से एक था। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का जो स्टार्टिंग में नाम था वो इंद्रप्रस्थ था। तो ये इंद्रप्रस्थ 5 प्रस्थों में से एक था। अन्य 4 प्रस्थों के नाम सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत थे। यानी 5 प्रस्थ थे इंद्रप्रस्थ, और इससे पहले जो 4 नाम थे वो थे सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत। इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व कितने दिनों तक कायम रहा, इस बारे में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद के जो ये पॉइंट है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। इंद्रप्रस्थ तत्कालीन 5 प्रस्थों में से एक था। 4 प्रस्थ थे, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत। अब नेक्स्ट पैरा करते हैं दिल्ली का नामकरण। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे दिल्ली का नामकरण, यानी दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। तो इंद्रप्रस्थ का जो गौतम वंशी राजा थे, उनके परवर्ती मयूरवंश में अंतिम शासक दिल्लू था। यानी एक शासक थे दिल्लू, जो कि मयूरवंश के थे। वह एक शक्तिशाली शासक था। वह कन्नौज का शासक था। दिल्लू ने दिल्ली पर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार में कर लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। दिल्ली का नामकरण कैसे हुआ? जो इंद्रप्रस्थ के गौतम वंशी राजा थे, उनमें एक मयूरवंश के अंतिम शासक था दिल्लू, जिसके नाम पर ही दिल्ली का नाम रखा गया है। वह एक शक्तिशाली शासक था। दिल्लू था जो शक्तिशाली शासक था। दिल्लू कौन से वंश का था? मयूरवंश का था। वह कन्नौज का शासक था। दिल्लू ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली पर अधिकार करने के बाद यहाँ का शासन प्रबंध चलाने के लिए दिल्लू ने एक राज्यपाल को नियुक्ति दी, यानी एक राज्यपाल को नियुक्त किया। वो राज्यपाल का नाम क्या था? उन राज्यपाल का नाम था स्वरूप दत्त। यानी स्वरूप दत्त, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, स्वरूप दत्त किन का राज्यपाल थे? तो स्वरूप दत्त दिल्लू के राज्यपाल थे। ओके, क्योंकि दिल्लू ने कब्जा कर लिया था दिल्ली पर, और वो कन्नौज का शासक था। दिल्लू काफ़ी शक्तिशाली शासक था। उसने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद वहाँ के प्रबंध को चलाने के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की। उन राज्यपाल का नाम था स्वरूप दत्त। दिल्लू के राज्यपाल स्वरूप दत्त ने इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर एक नया नगर बसाया और अपने शासक के नाम पर इसका नाम दिल्लू रख दिया। यानी दिल्ली का पहले नाम दिल्लू रख दिया था उन्होंने।
ओके, आई होप आपको इतना प्यारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली को विधिवत तरीके से बसाने का श्रेय तोमर राजपूतों को जाता है। दिल्ली को विधिवत तरीके से बसाने का श्रेय किसको जाता है? तोमर राजपूतों को। तोमर राजपूतों ने दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया था और इसका नाम ढिल्ली या फिर ढिल्ली का रख दिया था। तोमर राजपूतों ने सन 1000 में दिल्ली में दक्षिण में अरावली पहाड़ी में अपने मुख्यालय की स्थापना की। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तोमर शासकों में अनंगपाल द्वितीय ने सन 1052 में दिल्ली को फिर से बसाया। अनंगपाल द्वितीय जो थे वो तोमर राजवंशों में से थे, तोमर राजपूत में से थे वो। ओके, इन्होंने दिल्ली को फिर से बसाया था 1052 में। लालकोट किले का निर्माण अनंगपाल ने ही करवाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लालकोट किले का निर्माण किसने करवाया है? अनंगपाल ने। अब हम पढ़ेंगे चौहान वंश के अधीन दिल्ली। चौहान वंश के अधीन दिल्ली के बारे में जानेंगे। अब 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तृतीय ने शासनकाल में दिल्ली पर चौहान राजा विग्रहराज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तृतीय के शासनकाल के समय दिल्ली पर चौहान वंश के राजा थे विग्रहराज, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये विग्रहराज जो थे इन्होंने ही चौहान वंश की नींव डाली थी। यानी चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? विग्रहराज ने डाली थी। और चौहान वंश के अंदर सबसे महान राजा था जो कि पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान नाम के एक महान शासक थे जो कि चौहान वंश के थे। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? विग्रहराज ने रखी थी। पृथ्वीराज चौहान मत लिखिएगा, चौहान वंश की नींव डाली थी विग्रहराज ने। और चौहान वंश में सबसे ज़्यादा महान राजा शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि सबसे महान शासक थे और उन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने लालकोट को बढ़ाकर एक किले का निर्माण करवाया। इसे किला राय पिथौरा कहा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। पृथ्वीराज चौहान ने लालकोट को बढ़ाकर एक किले का निर्माण करवाया जिसे किला राय पिथौरा कहा गया। किला राय पिथौरा वही है जिस लालकोट का निर्माण अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। अभी हमने पढ़ा था ना, अनंगपाल द्वितीय ने लालकोट किले का निर्माण करवाया था। तो उसी लालकोट किले को बढ़ाकर पृथ्वीराज चौहान ने एक किले का निर्माण कर दिया जिसे किला राय पिथौरा कहा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज के शासनकाल में 1191 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? पृथ्वीराज के शासनकाल में 1191 में। ये जो आक्रमण किया था तराइन का पहला युद्ध था जो कि तराइन के मैदान में हुआ था, है ना। मोहम्मद गोरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में 1191 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ओके, इसमें मोहम्मद गोरी हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। नेक्स्ट टाइम अगले साल ही इसमें हारने के बाद मोहम्मद गोरी अपने शासक में राज्य में वापस चले गए थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तैयारी की, सेना को तैयार किया और अगले साल 1 साल बाद दोबारा से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जो कि 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान पर उन्होंने दोबारा से आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी ने। यानी तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि हाईलाइट करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। वीडियो बनाने में, हाईलाइट करके वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। मुझे आप सभी के साथ नोट्स को शेयर करना था, इसलिए मैंने बिना हाईलाइट के आपको समझाया है इसमें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाले, क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो इस टॉपिक से बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। तो इसको आप
पूरे ध्यान से फोकस के साथ पढ़िएगा और कंटेंट की क्वालिटी पर मत जाइएगा। आपको सिर्फ ये याद करना है, पढ़ना है एक बार। ओके, तो इसमें सिर्फ वही पॉइंट मेंशन है जो कि दिल्ली से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं। अगर आप लूसेंट वगैरह में दिल्ली का इतिहास के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, जैसे गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, ये सब पढ़ने लग गए आप, तो उसमें काफ़ी एक्सप्लेन करके दिया गया है। लेकिन इस बुक में ओनली दिल्ली से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इन्हें याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मोहम्मद गौरी ने हमने पढ़ा था भी, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, है ना। उसके बाद शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, अभी आपने पढ़ा था। उसके बाद मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिया था मोहम्मद गौरी ने। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। गौरी द्वारा स्थापित शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, गौरी द्वारा स्थापित शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। दिल्ली पर 1206 से अंग्रेजों के आने तक यानी 1858 तक कई राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली पर 1206 से अंग्रेजों के आने तक यानी 1858 तक कई राजवंशों ने शासन किया था। अब कौन कौन से वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर, वो भी हम आगे जानते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे दिल्ली पर कितने वंशों ने, कौन कौन से वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट है 1 से लेकर 7 तक ये वंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। इसने 1206 से 1290 गुलाम वंश रहा है। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा है। तुगलक वंश आया था फिर। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। फिर आया लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। फिर आया सूरी वंश जो कि 1540 से 1555 तक रहा। और लास्ट में आया मुगल वंश। मुगल वंश 1526 से 1858 तक। सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो मुगल वंश का ही था। तो आप इन्हें ऐसे याद कीजिएगा, फिंगर टिप्स पे याद कीजिएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, सूरी और मुगल। कैसे याद करेंगे आप? गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिंगर टिप्स पर आप काउंट कीजिएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सूरी, मुगल। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सूरी, मुगल। इनमें से जो सैयद वंश है और सूरी वंश है ये काफ़ी छोटे वंश थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ जाता है कि दिल्ली पर कितने राजवंशों ने अपना कब्जा किया था, तो अगर उसमें ऑप्शन में 7 नहीं है तो आप 5 ऑप्शन पर लगाइएगा, यानी 5 वंशों ने। सैयद और सूरी वंश काफ़ी छोटे थे तो इन्हें ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता, तो आप इनके अलावा बाकी 5 वंश को काउंट कर सकते हैं। ओके, और इनके कार्यकाल भी आप ऐसे याद कर लीजिएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सूरी, मुगल, इस तरह से याद किया। उसके बाद आप इनके जो ईयर है 1206 से 1290, इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, रटिएगा। 1290 से 1320, 1320 से 1412, 1412 से 1551, 1451 से 1526, 1540 से 1555 और 1526 से 1858। अब हम इन सभी वंश के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। गुलाम वंश 1206 से 1290, हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश के सभी शासक अपने जीवन में गुलाम रह चुके थे। यानी गुलाम वंश को गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाम वंश में जितने भी शासक बने थे, जितने भी शासक राजा आए थे, वो सभी अपने जीवन में किसी न किसी के गुलाम रह चुके थे। इसीलिए इस वंश का नाम ही गुलाम वंश रख दिया गया था। ओके, तो इसमें क्या है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया था। यानी दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कौन से वंश के थे? गुलाम वंश के थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के थे। और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी गुलाम वंश की स्थापना भी मोहम्मद गौरी ने ही की थी। ओके,
तो इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का पहला शासक था। उसने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली की बहुत उन्नति हुई, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो काफ़ी अच्छा शासक था। उसके शासनकाल में दिल्ली की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। उसने अपने सिक्के चलाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन आ जाता है कि लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, तो आप लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा दानी था। और कुतुब मीनार का निर्माण की शुरू, यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण आरंभ करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सन 1210 में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पोलो से खेलते वक्त घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, तो आप लिख दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? आराम शाह। एक साल बाद ही वह एक षड्यंत्र द्वारा आराम शाह को हटाकर अल्तमश को गद्दी पर बैठाया गया। यानी कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था, लेकिन एक साल के लिए ही वो बैठा था। एक साल के बाद ही एक षड्यंत्र के द्वारा आराम शाह को हटा दिया गया और अल्तमश को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब हम आगे का पॉइंट जानेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा अगर बोरिंग लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ये, बट इसमें ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, ओनली दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गुलाम वंश लूसेंट वगैरह से पढ़ने बैठेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में लिखा हुआ है, बट हमें ओनली दिल्ली का हिस्ट्री जानना है, दिल्ली का इतिहास जानना है, तो आपको यही पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तब हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्तमश। अब हम पढ़ेंगे अल्तमश के बारे में। अल्तमश का जो कार्यकाल था वो 1211 ईस्वी से 1235 ईस्वी तक था। अल्तमश यानी इल्तुतमिश। अल्तमश इल्तुतमिश एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इल्तुतमिश को ही अल्तमश कहा जाता है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। अल्तमश योग्य, वीर और शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए 40 अमीरों और सरदारों का एक दल बनाया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 40 अमीरों और सरदारों का दल किसने बनाया था? अल्तमश यानी इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसे चालीसा कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि चालीसा किसे कहते हैं, तो आप समझ जाइएगा चालीसा बोलते हैं 40 अमीरों और सरदारों के एक दल को चालीसा कहा जाता है। और इस दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश यानी अल्तमश ने की थी। अल्तमश बहुत बड़ा शक्तिशाली था, मतलब ये जो दल है चालीसा जो दल है ये काफ़ी बड़ा था और एक शक्तिशाली दल था। अल्तमश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई, यानी कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? वो करवाया था अल्तमश ने। 1235 में अल्तमश की मृत्यु होने पर रुकनुद्दीन दिल्ली का शासक बना। और जो रुकनुद्दीन था वो काफ़ी विलासी, आलसी और अयोग्य था। और सरदारों ने उसके स्थान पर अल्तमश की पुत्री रज़िया को गद्दी पर बैठा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना सा ही लिखा हुआ अल्तमश के बारे में। अब आप लूसेंट में पढ़ने जाएंगे तो अल्तमश के बारे में बहुत बड़े बड़े पॉइंट मिलेंगे। तो बेटर ये है कि आप दिल्ली के बारे में अगर जानना चाहते हैं, दिल्ली के इतिहास के बारे में, तो इतने ही छोटे छोटे पॉइंट आप पढ़िए, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इतना हमने अल्तमश के बारे में पढ़ लिया। अब अल्तमश के बाद आई उनकी बेटी रज़िया सुल्तान। अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्ताना का कार्यकाल है 1236 से 1240 तक। 1236 यानी 4 साल ही इन्होंने शासन किया था। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रज़िया अल्तमश की योग्य पुत्री थी। रज़िया जो है वो अल्तमश यानी इल्तुतमिश की एक योग्य पुत्री थी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन थी? रज़िया सुल्ताना थी। ये किनकी पुत्री थी? अल्तमश यानी इल्तुतमिश की थी। रज़िया ने याकूत नामक एक सरदार से शादी करके उसको ऊंचा ओहदा दे दिया था। रज़िया ने क्या किया? एक सरदार से शादी कर ली और उसे एक ऊंचा ओहदा दे दिया। रज़िया के विरुद्ध विद्रोह हो गया और उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि जो चालीसा का ग्रुप था उनको ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने एक सरदार से शादी कर ली और उसको ऊंचा ओहदा दे दिया, तो इसीलिए उसकी हत्या कर दी रज़िया सुल्ताना की। ओके, इसके बाद रज़िया के बाद बहराम आए। 1240 से 1242 तक काम किया इन्होंने। अलाउद्दीन मसूद आए। फिर आए नासिरुद्दीन, जिन्होंने 1246 से 1266 तक शासन किया। अब हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे नासिरुद्दीन के बारे में। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है बलबन। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से 1286 तक था। 20 साल तक नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री रहने के बाद 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाला बलबन अल्तमश का गुलाम और अल्तमश द्वारा गठित चालीसा का एक प्रमुख सदस्य था। बलबन कौन था? बलबन जो था वो अल्तमश का एक गुलाम था, और जो अल्तमश ने चालीसा का निर्माण किया था ना, 40 सरदारों का जो निर्माण किया था, उसमें वो प्रमुख सदस्य था। तो उसने 20 साल तक नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री बना रहा। 1266 में गद्दी पर बैठने वाला बलबन गुलाम और अल्तमश का जो चालीसा का निर्माण किया था उसका एक प्रमुख सदस्य था। तो इसीलिए बलबन को वहाँ का शासक बनाया गया था। बलबन के समय दिल्ली और उसके आसपास की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन बलबन ने उन पर पूरा काबू पा लिया। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, और उसकी कठोर नीति को रक्त और तलवार की नीति कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त और तलवार की नीति किसकी नीति को कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये कहा जाता है बलबन की नीति को। रक्त और तलवार की नीति किसको कहा जाता है? बलबन की नीति को कहा जाता है। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी। आई होप आपको बलबन के बारे में इतना समझ में आएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। बलबन चालीसा का प्रमुख था और 20 साल तक नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री रहा था, और इसने अल्तमश द्वारा जो गठित चालीसा था उसका प्रमुख था। और रक्त और तलवार की नीति किसकी नीति को कहा जाता है? बलबन की, क्योंकि बलबन बहुत कठोर इंसान था, अपनी बातों का मजबूत था, इसीलिए उसने रक्त और तलवार की नीति कहा जाता है उसकी नीतियों को। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं।